अच्छा, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो स्पेशल ट्रांजैक्शन वाले यूनिट्स में ही आता है। तो उसमें गुड्स एंड वाला हो चुका है, ठीक है, बिल रिसीवेबल वाला हो चुका है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और अकाउंट करंट हो चुका, एवरेज ड्यू डेट हो चुका। अब हम देखने वाले हैं कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट। अभी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट, कुछ पता है कंसाइनमेंट के बारे में? कंसाइनमेंट के बारे में कुछ पता है? पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का टू कंसाइन का मतलब है टू सेंड, टू सेंड, भेजना, ठीक है। कौन भेजता है? समझो ए ले लो और बी ले लो, ठीक है। हुआ क्या, ये फंडा किधर काम आता है? होता क्या है कि मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मुझे उसे बिकवाना है। तो मैं बेच पाऊँ या नहीं बेच पाऊँ, या लेकिन मुझे दूसरे से बिकवाना है, ठीक है। मैं भी बेचता हूँगा, लेकिन मैं ए हूँ, मुझे बी को भेजकर ये गुड्स बिकवाने हैं। क्या करना है? बिकवाना है। तो ए क्या करेगा? गुड्स भेजेगा। क्या भेजेगा? गुड्स भेजेगा। और ये जो भेजेगा इसको क्या बोलते हैं? गुड्स कंसाइंड, गुड्स कंसाइंड, ठीक है। गुड्स भेज दिया, ओके। क्यों भेजा? क्योंकि बी विल हेल्प ए टू सेल दिस गुड्स। ओ लेट मी करेक्ट, बी विल सेल इट, ठीक है। बी विल सेल दिस गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ ए। अगर हेल्पिंग बोलेंगे तो ए भी सेल कर रहा है और उसमें मदद कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। बी बेचेगा इन गुड्स को, बट ऑन बिहाफ ऑफ ए। अभी जब ऑन बिहाफ ऑफ ए आ जाता है ना, तो ए बन जाता है आपका प्रिंसिपल, ए बन जाता है आपका प्रिंसिपल, और बी बन जाता है आपका एजेंट। अभी ये एजेंट बी, एजेंट किसका है? बी है एजेंट ए का, बी है एजेंट ए का। ए इज प्रिंसिपल एंड बी इज एजेंट, बी इज एजेंट। और एक नाम है, क्योंकि ए ने गुड्स भेजा है, बी को कंसाइन किया है, तो ए हो जाएगा कंसाइनर, ए हो जाएगा कंसाइनर, और बी हो जाएगा कंसाइनी, ठीक है। ए हो जाएगा कंसाइनर, बी हो जाएगा कंसाइनी, और एक सिंपल टर्म में बोलूं तो ये हो गया सेंडर ऑफ गुड्स, और ये हो गया रिसीवर ऑफ गुड्स। ठीक है, रिसीवर ऑफ गुड्स, ओके। अभी और क्या है इसमें? रिसीव राइटिंग है, स्पेलिंग आप देखना, ठीक है। अभी प्रिंसिपल, कंसाइनर, सेंडर, एजेंट, कंसाइनी, रिसीवर, ये तो उनके टैग नेम हो गए, जिसमें आपको ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ए कौन है? प्रिंसिपल और कंसाइनी। बी कौन है? एजेंट और कंसाइनी। क्यों? क्योंकि ए के गुड्स है वो, ठीक है, जो बी बेचेगा, ओके ना। अब मैं बार बार बोल रहा ए के गुड्स से, ए के गुड्स से, मतलब इसका मतलब क्या है? ओनरशिप किसका है? ओनरशिप विल बी ऑफ ए। ए इन गुड्स का ओनर होगा,
किसका? ओनर ऑफ दीज गुड्स। ठीक है, ए ओनर है, लेकिन पोजेशन किसके पास है? पोजेशन मतलब चीज किसके पास है, किसके हाथ में, उसे पोजेशन बोलते हैं। पोजेशन बी के पास है, इन गुड्स का पोजेशन बी के पास है। सो भले ही गुड्स बी के पास है, लेकिन ये ओनर नहीं कहलाएगा। ओनर कौन कहलाएगा? ए ही है। ठीक है, क्योंकि वो ए के गुड्स है। बस इसके पास पोजेशन है, पोजेशन यानी इसके पास गुड्स हैं ताकि वो उस गुड्स को बेच सके। ओके, तो ए गुड्स कंजाइन करेगा बी को, और बी क्या करेगा? बेचेगा। सी को बेचा, डी को बेचा, ई को बेचा, जिनको भी बेचना है बेचेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर ये इसको गुड्स बेच रहे हैं तो क्या बी कुछ चार्ज नहीं करेगा? चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? चार्ज करेगा। तो जो बी चार्ज करता है ना, इधर हम आएंगे, रुको। तो अभी ये तो समझ गया कि ए और बी में फर्क क्या है, कंजाइनर कंजाइनी में फर्क क्या है, प्रिंसिपल एजेंट में फर्क क्या है, और इन दोनों का रिलेशन क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का। अब हम आते हैं प्रोसीजरल फ्रेमवर्क में। ठीक है, जिसमें होता क्या है, ए ने गुड्स भेजा, गुड्स के साथ वो क्या भेजेगा? प्रोफोर्मा इनवॉइस। क्या भेजेगा? प्रोफोर्मा इनवॉइस, जो कि ओरिजिनल इनवॉइस नहीं होता। वो एज ओरिजिनल इनवॉइस जैसा दिखता बस है, बट ओरिजिनल इनवॉइस नहीं होता। ओरिजिनल इनवॉइस यानी क्या? जो इधर सेल कर रहे ना, सी डी ई, इनको देना पड़ेगा ओरिजिनल इनवॉइस, क्योंकि इन्होंने खरीदा है। ठीक है, प्रोफोर्मा इनवॉइस में क्या होता है? उसमें वो सारे डिटेल्स रहते हैं जो ओरिजिनल इनवॉइस में रहता है, बस उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो सेल नहीं है। ठीक है ना, अभी ये गुड्स तो भेजा है इसको, ये क्या सेल है क्या? नहीं, इट्स नॉट अ सेल, इट्स नॉट अ सेल। इसलिए प्रोफोर्मा इनवॉइस, जिसमें सब डिटेल रहेगा, गुड्स कौन से हैं, कितने क्वांटिटी है, प्राइस कितने में भेजा है, इसको प्राइस कितने में भेजा है। ठीक है, वो सब डिटेल रहेंगे, बस टैक्स नहीं लगेगा उस पर, क्योंकि वो सेल नहीं है। इट्स नॉट अ सेल, इट्स नॉट अ सेल, इट्स जस्ट सेंडिंग ऑफ गुड्स। अभी तो सेल हुआ ही नहीं, जब ये बेचेगा तब सेल होगा। ठीक है, इसलिए प्रोफोर्मा इनवॉइस। क्लियर? तो ए भेजेगा बी को प्रोफोर्मा इनवॉइस। ठीक है ना, अब देखो, ए ओनर है, इसने बी को पोजीशन दी है। अब जब ये बेचेगा ना सी डी और ई को, तब ओनरशिप कौन बन जाएगा? सी डी और ई। ठीक है, जब ये सेल होएगा तब ओनरशिप। सो ओनरशिप will transfer from A when B will sell the goods to C और D और E या सभी। ठीक है, तो ओनरशिप विल ट्रांसफर फ्रॉम A when B will sell the goods टू सी डी। तो जब गुड्स बेच देगा बी सी डी ई को, तब ओनरशिप भी सी या डी या ई को चली जाएगी। अब जैसे मैंने आपसे गुड्स खरीदा तो मेरा ओनरशिप होगा, अब मैं उसका ओनर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया आपको? और क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ तक क्लियर? हम प्रोसीजरल की बात कर रहे थे, तो प्रोफोर्मा इनवॉइस दिया, गुड्स भेज दिया। अब मुझे बताओ, ए भी कुछ एक्सपेंस इनकर करेगा, एक्सपेंस इनकर्ड बाय ए, पैकिंग करवाएगा, लोडिंग करवाएगा, ट्रांजिट करवाएगा, यानी गुड्स भेजना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, तो ये जो खर्चे हैं वो कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा। अब मुझे बताओ,
बी भी कुछ खर्चा करेगा, एक्सपेंस incurred by B। एक्सपेंस क्या, एग्जाम्पल लोडिंग, पैकेजिंग, फ्रेट, ठीक है, इंश्योरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलर वाइज एक्सपेंस ये भी इनकर करेगा। समझो ए ने गुड्स भेज दिया एक जगह पे, वहां से फिर गोडाउन तक लेके जा रहा है, फिर गोडाउन में गोडाउन रेंट पे कर रहा है, गोडाउन का उधर उसको सेफ्टी वाइज रख रहा है, सब रख रहा है, गुड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो सारे खर्चे कौन बेयर करेगा, वो भी एक्सपेंस इनकर्ड बाय बी विल बी borne by ए, वो भी ए ही देगा। तो जो खर्चा ए ने किया वो तो ए को ही देना, जो खर्चा बी ने फॉर द गुड्स ऑफ ए, अब उसका कुछ पर्सनल रहेगा तो उसका ए ने, बी का कुछ पर्सनल रहेगा तो उसके लिए ए नहीं देगा। जो भी खर्चा उसने ए के लिए किया है, गोडाउन रेंट होने दो, या उधर प्रोटेक्शन, गुड्स को प्रोटेक्टिव इसमें रखने दो, या अनलोडिंग करवाने दो, या कार्टेज करवाने दो, वगैरह सबका खर्चा जो भी हुआ रहेगा, ठीक है, वो, और जो बी ने इनकर किया ए के गुड्स के लिए, वो सारा कौन दे देगा, ए देगा। किसको देगा, बी को देगा, ठीक है। तो ये तो दो चीजें हो गई। अब क्या होता है, ये वाला चीज, इसने गुड्स भेजा, इनकर किया, इसने ले लिया, ये खर्चा कर रहा है, उसने खर्चा किया, वो भी ए को बताएगा। अब ए को बताएगा ना कि कितना खर्चा किया, हाँ, वो कौन से स्टेटमेंट में आता है पता है, अकाउंट सेल्स। ठीक है, अकाउंट सेल्स। तो ये अकाउंट सेल्स एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें एक्सपेंस, जिसमें सबसे पहले तो सेल्स होता है, ठीक है ना, बी ने सी को या डी को या ई को सेल किया होगा, वो सेल, कितना गुड सेल किया उसका डिटेल होता है। सेकंड, एक्सपेंस इनकर्ड बाय बी, बी ने जो खर्चा किया वो। थर्ड, कमीशन, अभी ये बी इतना सब कर रहा है, इसका गुड्स बिकवा रहा है, सब कर रहा है, तो उसके लिए कमीशन चार्ज करेगा ना, मेन तो यही है, कमीशन कितना बनता है वो बताएगा। प्लस बैलेंस अमाउंट, अमाउंट कितना देना है, क्योंकि बी बेच रहा है, बी के पास पैसा है, तो बी ए को देगा, तो कितना देना है वो रिकॉर्ड देगा, ठीक है। तो समझ गए, ये है ट्रांजैक्शन। तो बी ए को एक नॉमिनल पीरियड के बाद, पीरियड बताया जाएगा क्वेश्चन में, अकाउंट सेल का स्टेटमेंट देगा जिसमें सेल उसने कितना किया, खर्चा उसने कितना किया ऑन बिहाफ ऑफ ए, कमीशन कितना बनता है उसका जितना गुड्स बेचा उसके ऊपर, एंड बैलेंस अमाउंट कितना, ठीक है। तो ये चीजें प्रोसीजर है पूरे कंसाइनमेंट में, यही है कंसाइनमेंट आपका। अब इसका आपको बुक में डॉक्यूमेंट करना है, बस वही है कंसाइनमेंट, समझ गया। तो एक बार देख लो, अभी हम हर चीज़ पे जाएंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लो, एक बार देख लो। ओके,
तो देख लिया, ये है कंसाइनमेंट का बेसिक चीज। अब हम आते हैं, हाँ और एक चीज इसमें मैंने जो बताया नहीं है, और एक चीज आएगा, गुड्स अनसोल्ड। गुड्स अनसोल्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री, ठीक है ना, वो। ओके, तो ये देख लिया, ठीक है, गुड्स अनसोल्ड। अभी नेक्स्ट इस पे जाते हैं, जो कि इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो है, तो देख लिया ना पूरा, ठीक है। अभी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो हम सॉल्व करने से पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक दो हम सॉल्व करेंगे, फिर हर कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कमीशन, ये कमीशन किस पे लगता है, कमीशन जो ए देगा बी को, कंजाइनर देगा कंजाइनी को, ये लगता है टोटल सेल्स पर। टोटल सेल्स पर नॉर्मली लगता है, या तो फिर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली देगा वो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, जो कि नॉर्मली देते नहीं है, ये कमीशन किस पे लगेगा, टोटल सेल। अब जब मैं टोटल सेल बोलूं तो दोनों आते हैं, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। कैश सेल जिसका बी को पैसा मिल गया था जैसे सेल करते वक्त, क्रेडिट सेल जिसका कुछ टाइम पीरियड दिया बी ने, किसको, सी डी या ई को, समझ गए। तो कमीशन टोटल सेल्स पे लगेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस सेल्स, समझ गए, ग्रॉस सेल्स। अब सेकंड चीज, खर्चा। खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेंस, expenses with relation to inventories। अब जो मैंने बोला था कि भाई जो गुड्स अनसोल्ड है, अनसोल्ड गुड्स है, उस टाइम पीरियड में नहीं सेल हुए होंगे इसके अनसोल्ड गुड्स, लाइन विद कंसाइनी, ठीक है, अनसोल्ड गुड्स लाइन विद कंसाइनी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जब इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालोगे ना, कॉस्ट, इन्वेंट्री का कॉस्ट, तो इस इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा वो अभी हमें देखना है। इस इन्वेंट्री के कॉस्ट में क्या क्या आएगा। आपको लग रहा है कि अरे ये तो जितने में मतलब क्या बोलते हैं, जितना उसका कॉस्ट है उतना ही, लेकिन क्या कॉस्ट, ठीक है, वो देखो। ये है गुड्स, ठीक है, गुड्स का कॉस्ट इज ₹100, जो मैं मतलब ए की बात कर रहा हूँ, ए ने जिनसे खरीदा 100 रुपए में खरीदा, फिर क्या हुआ, अभी ए भेज रहा है बी को, ए गुड्स भेज रहा है बी को, ठीक है, तो 100 रुपए तो है ही, जो गुड्स जा रहा है उसका कॉस्ट 100 रुपए है। अब ए ने खर्चा किया 10 रुपए, कितना, 10 रुपए, फॉर पैकेजिंग, फॉर इंश्योरेंस, फॉर फ्रेट, ठीक है। अब आप लोग जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत सारे चीज़ों का इसमें रेफरेंस आएगा, जैसे कि पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब क्या है, मैं पैक करा रहा हूँ गुड्स को, ऐसे तो नहीं भेज सकता, पैक करा के भेजूंगा तो उसको बोलेंगे पैकेजिंग। लोडिंग, ट्रक विक जो भी रहेगा, रेलवे जो भी रहेगा, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, उसमें लोड करवाना पड़ेगा गुड्स को, ठीक है। अभी ट्रेन तो डायरेक्ट घुसेगी नहीं मेरे फैक्ट्री में, तो पहले गाड़ियों में लोड करवा के फिर वहाँ से जाके क्या बोलते हैं अपना ट्रेन में या एयरवेज में या शिप मोड में किधर भी लोड करवाऊंगा,
तो लोडिंग, ठीक है, लोडिंग चार्जेस। फ्रेट, ये एक तरीके का, फ्रेट में ना एक्चुअली बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, बट फ्रेट मतलब गुड्स एक जगह से लेके दूसरे जगह लेके जाना, उसको बोलते हैं फ्रेट, ठीक है। फ्रेट चार्जेस, कभी कभी फ्रेट में लोडिंग वीडिंग सब वो डिपेंड करता है तुम्हारा किसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें वो फ्रेट में लोडिंग वीडिंग सब ले लेगा। फ्रेट का मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। अब वो मूवमेंट ऑफ गुड्स कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से होने दो, ओके। कभी कभी आपको कार्टेज का रेफरेंस देगा, कार्टेज। कार्टेज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए ने गुड्स भेज दिया, ए मुंबई में रहता है, बी चेन्नई में रहता है। ए ने गुड्स भेज दिया, ठीक है, एयरवेज के थ्रू मुंबई से चेन्नई पहुंच गई, ठीक है, और बी को बोल दिया भाई तुम उधर से गुड्स उठा लो, ठीक है। अब जो गुड्स उठाएगा ना बी चेन्नई एयरपोर्ट से उसके गोडाउन तक के लिए, उसको बोलेंगे कार्टेज। सो कार्टेज का मतलब ये है, वो एक तरीके का मतलब इंटरमीडियरी काम करता है कि भाई जहाँ पे आपका गुड्स स्टॉपेज हो गया वहां से लेके, तो छोटा छोटा जो सर्विस रहेगा ना, फॉर एग्जांपल मैं अपने एरिया से भी अगर गुड्स को पहले एयरवेज में भेजूंगा तो वो भी कार्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो कार्टेज का मतलब पोर्ट वगैरह एरिया से अपने गोडाउन तक लेके आना, या एक फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना, ठीक है। फ्रेट ओवरऑल प्रोसेस है, और कार्टेज वो एक जो मैंने एक्सप्लेन किया कि पोर्ट से मैं गोडाउन लेके जा रहा हूँ, ठीक है। उसमें हाउलेज बोलो, सब बोलो, ये सब इसी में कवर हो जाता है, ये सब टर्म्स आएंगे आपके इसमें। फिर कस्टम्स, कभी कभी कस्टम्स की बात करता हूँ। कस्टम्स क्या होता है? ये कस्टम्स होता है वो जहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। कस्टम्स मतलब बहुत तरह के कस्टम होते हैं, एक कस्टम पोर्ट होता है, एक एयरवेज कस्टम होता है, और एक लैंड कस्टम होता है। लैंड कस्टम जैसे कि आपने कभी आते वक्त देखा होगा, अगर कभी ट्रैवल किया होगा, ये तुर्बे से आते वक्त देखा होगा, तो एक बड़ा सा बिल्डिंग आता है अक्षर का, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो वेयर हाउस है, और उसके ठीक बगल में कस्टम, लैंड कस्टम, जहाँ पे ट्रक टर्मिनल है ना, लैंड कस्टम एरिया जहाँ पे गुड्स आके रुकते हैं, ठीक है। इसको ड्राई पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई पोर्ट। अब ये सब चीज़ें आगे पढ़ोगे आप लोग जाके, इसमें नहीं आगे लेवल में जब पढ़ोगे। कहने का मतलब इतना है, ये एक तरीके का स्टॉपेज है जहाँ से आप जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं पे करोगे आप गुड्स को लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी हो गया, ऑक्ट्राई या टोल हो गया। ऑक्ट्राई टोल, टोल नाका तो देखा होगा आपने, गुड्स टोल नाका क्रॉस करता है तब देना पड़ता है, ठीक है। बाकी फ्रेट वगैरह वो तो पता है, पैकेजिंग वो सब पता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है, इनके ऊपर आपको वो आते रहेगा, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, अरे कार्टेज ये क्या होता है, ये क्या होता है। गुड्स इन ट्रांजिट या इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब है गुड्स एक पॉइंट से बी पॉइंट में जाने तक उस गुड्स को कुछ भी हो सकता है, तो ट्रांजिट के दौरान उसको इंश्योर करके रखते हैं ताकि अगर कुछ लॉस हो गया तो उसका हमें इंश्योरेंस क्लेम मिले, ठीक है। तो वो सारे भी इसमें इंश्योरेंस हो गया, वो सब भी क्या होता है इसमें कवर होता है, ठीक है। तो अभी पैकेजिंग इंटरेस्ट फ्रेट का 10 रुपए ए ने दिया, ठीक है। सेम बी ने क्या, कार्टेज के लिए, कस्टम क्लियरेंस के लिए, ऑक्ट्राई के लिए, और कुछ भी ऑक्ट्राई वगैरह के लिए, इंश्योरेंस के लिए कुछ भी दे सकता है ये भी, क्योंकि क्या पता उसके एरिया से उसका गोडाउन बहुत दूर है तो वहां भी इंश्योर करना पड़ा गुड्स, कुछ भी दे सकता है। इसने भी एक 10 रुपए दिया। कितना दिया? 10 रुपए दिए। तो अब होगा क्या पता है? तो जब आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालोगे ना, अभी समझो ये 100 रुपए है ना, इसके 10 प्रोडक्ट्स लिए मैंने, कितने? 10 प्रोडक्ट्स, 10 प्रोडक्ट्स लिए, ठीक है। तो इसमें से अभी कंजाइनी ने 9 प्रोडक्ट्स बेच दिए। कितने बेच दिए? 9 प्रोडक्ट्स सोल्ड। कितना बचा? एक प्रोडक्ट बचा, ठीक है। तो 100 का 10 प्रोडक्ट का 100 रुपए, मतलब एक प्रोडक्ट का 10 रुपए। तो यानी एक, अभी एक क्या है? एक इन्वेंट्री है, ठीक है। तो 1 पीस का इन्वेंट्री का सबसे पहले तो कॉस्ट आया कितना? 10 रुपए, क्योंकि 10 पीस का 100 मतलब एक का 10 रुपए आ गया, प्लस एक्सपेंस
incurred by expense incurred by ए, कितना 10 रुपए। 10 रुपए उसने 10 प्रोडक्ट के लिए किया था, तो एक प्रोडक्ट का कितना 1 रुपी प्लस एक्सपेंस इनकर्ड बाय बी, ₹1, तो कितना आएगा 12 रुपी विल बी योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अभी और एक क्लैरिफिकेशन देने दो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बी का। बी का जो कॉस्ट पकड़ा है ना 10 रुपए, ये कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ उसके गोडाउन तक पहुंचने तक का ही प्राइस पकड़ा। यानी ए ने गुड्स भेजा, बी ने वो गुड्स को अपने गोडाउन तक ले जाने के लिए जो जो खर्चा किया है, सिर्फ वही खर्चा इधर इन्वेंट्री में ऐड होगा। अब आप में कंफ्यूज हो रहा होगा कि भाई मतलब रीइंबर्समेंट, फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बी विल बी पेड बाय ए, ये तो हमने पढ़ा। तो हाँ, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बी, उसमें सारे एक्सपेंस आएंगे, गोडाउन का रेंट भी आएगा, ये सब भी आएंगे जो गोडाउन तक ले जाने के लिए खर्चा होता है, ठीक है। फिर गोडाउन रेंट, उधर प्रोडक्शन, वो सारे आएंगे, वो सब ए देगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में सिर्फ वो खर्चा आएगा जो ए ने भेजते टाइम लिया, जो गुड्स का प्राइस है, एज वेल एज जो बी का खर्चा हुआ गोडाउन तक पहुंचने का जो खर्चा हुआ, ठीक है। गोडाउन तक पहुंचने का जो खर्चा हुआ सिर्फ उतना है। उसके बाद उसने गोडाउन रेंट भी पे किया होगा, उसने पैकेजिंग जो गोडाउन में करके रखने के लिए वो किया होगा, डिलीवरी चार्जेस पे किया होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया होगा, बेचते टाइम सब पे किया होगा, बट वो स्टॉक के वैल्यू में नहीं आएगा। वो ए से ले लेगा लेकिन स्टॉक के वैल्यू में नहीं आएगा। समझ में आया? क्योंकि बेसिक चीज़ है, जब आप कुछ खरीदते हो ना, तो वो खरीद के जब तक गोडाउन में लाते हो तब तक का नॉर्मल इन्वेंट्री वैल्यू में भी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जब मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट इसके बाद, तो उसमें भी जब आप खरीद के लाते हो तो वहाँ से लेके जहाँ तक खरीदा है, मतलब गोडाउन तक आने तक ही उसका प्राइस इन्वेंट्री में ऐड होता है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ स्टॉक जो इन्वेंट्री में आता है ना, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू, उसमें की बात करो, ठीक है। उसके बाद गोडाउन का रेंट पे कर रहे हो या ये जो कि रिकरिंग है, वो सब नहीं आता। क्लियर? 12 रुपये। अब इसमें नॉर्मल, अब नॉर्मल लॉस, वो सब वाले भी एस्पेक्ट है, बट अभी के लिए इतना समझो, आगे और बताने वाला, ठीक है। अब आपने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री तो पढ़ा होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर पकड़ते हैं। तो समझो मेरा मार्केट वैल्यू, जिसे हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलेंगे, आज के डेट में 10 रुपये, तो मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 12 पकड़ूंगा कि 10 पकड़ूंगा? 10 ही पकड़ूंगा, 12 नहीं पकड़ूंगा, ठीक है। और अगर समझो मेरा 14 है मार्केट वैल्यू, तो मैं 12 ही पकड़ूंगा। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो एनआरवी को कंसिडर तभी करते हैं जब वो कॉस्ट से कम हो जाता है। अब इधर ये मत पकड़ना कॉस्ट तो 10 रुपये, नहीं, कॉस्ट 12 रुपये, ठीक है। तो समझ के चलना, ठीक है। तो देख लो एक बार, तो ये चीज हुआ। अब क्वेश्चन में कभी कभी दिया होगा, अब ये जब जैसे मैंने 10 रुपये दिया, इसमें बोला है कि पैकेजिंग का इतना, इंश्योरेंस का इतना, फ्रेट का इतना, बी का खर्चे में दिया कार्टेज का इतना, कस्टम का इतना, ऑक्ट्राई का इतना। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में अगर दिया होगा आपको, इधर बी का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ए का तो कितना भी खर्चा होने दो, वो तो हम ऐड कर लेंगे इन्वेंट्री में प्रोपोर्शनल बेसिस पे, जितना स्टॉक बचा है, ठीक है। वो सब सम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बी का क्या करेंगे? समझो ऐसा बोल दिया है कि बी ने इतना कॉस्ट इनकर किया, उसका ब्रेकअप नहीं दिया कि गोडाउन तक पहुंचने का इतना है, गोडाउन रेंट इतना है, और गोडाउन में और कुछ खर्चा किया तो वो इतना है, वो सब कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना बोला है कि क्या बोलते हैं, बी ने इतना कॉस्ट इनकर किया,
तो जब कॉस्ट इन टोटलिटी बताया और ब्रेकअप नहीं दिया तो आप स्टॉक जब कैलकुलेट करोगे ना, इधर एक्सपेंस इनकर्ड बाय बी, उसको इग्नोर कर दोगे। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब कॉस्ट का ब्रेकअप जो बी ने जो खर्चा किया है ऑन बिहाफ ऑफ ए, फॉर गोडाउन, फॉर फ्रेट, फॉर जो भी है, उसका कोई ब्रेकअप नहीं है और टोटल अमाउंट दिया है कि बी ने इतना खर्चा किया है या कंजाइनी ने इतना खर्चा किया है, तब आप उस कॉस्ट को इग्नोर करोगे। इसलिए करोगे, इग्नोर किसमें करोगे? इन्वेंट्री के कैलकुलेशन में नहीं पकड़ोगे। रीजन ये है कि उसका ब्रेकअप नहीं दिया है। क्लियर? ठीक है। सो इफ नो ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंस incurred by B, then ignore it for calculation of stock cost। सिर्फ इसी के लिए ना, वो अपना खर्चा भूल नहीं जाएगा, खर्चा तो वो लेने वाला है कंजाइनर से। समझ गया? ठीक है, चलो अब आते हैं हम जर्नल एंट्रीज के तरफ। कमीशंस का मैंने अभी बोला नहीं, उसमें बहुत तरह की कमीशन है, वही मैं इसमें ये ब्रीफ में बताया है। एक्सपेंसेस का यही कॉन्सेप्ट है, अभी आगे और नॉर्मल लॉस वगैरह सब आएगा तो उसमें समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर? चलो yeah, so now we are going to study about the journal entries। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर। इससे पहले हमने देख लिया कंजाइनर कौन है, कंजाइनी कौन है, और हमने देख लिया कि भाई किस तरीके का प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता है कि पहले प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजा जाता है, कंजाइनर कंजाइनी को भेजता है, गुड्स भेजता है। ठीक है, फिर कंजाइनी अकाउंट सेल का डॉक्यूमेंट भेजता है, किसको भेजता है? कंजाइनर को भेजता है। तो उन चीज़ों को अभी अकाउंटिंग एंट्री में कैसे डील करेंगे, वही है ये जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अभी जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूँ आपको। ये जो कंजाइनमेंट अकाउंट करके बहुत बार आप लोगों ने आगे देखेंगे हम। कंजाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट लिटरल मीनिंग में जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वैसे मत पकड़ो। इसमें होता क्या है एक्चुअली, कंजाइनमेंट अकाउंट का डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड मीन्स इनकम। तो ट्रेडिंग में भी वही होता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है, तो उस हिसाब से आप वही माइंडसेट के बेस पे इसको भी हम करेंगे। वो कैसे, वो हमारे डिस्कशन के थ्रू आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, तो चलो। सो अकाउंटिंग ऑफ कंजाइनमेंट ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर। ठीक है, कंजाइनर जो गुड्स कंजाइन करता है। तो सबसे पहले व्हेन गुड्स आर कंजाइन्ड, व्हेन गुड्स आर सेंट, तो जर्नल एंट्रीज कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट अकाउंट। अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा तो गुड्स भेजा है तो क्रेडिट साइड में आना चाहिए, नहीं, ये एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो भेजा है। ठीक है ना, गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट मींस कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो भेजा है। ठीक है, तो अभी समझो ये अगर कंजाइनमेंट अकाउंट है मेरा, ठीक है, तो इसके डेबिट साइड में आएगा एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में आएगा इनकम और स्टॉक, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट अकाउंट। रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज दैट्स एन कॉस्ट ऑफ गुड्स व्हिच हैज बीन सेंट। सेल हुआ है कि अभी तक नहीं, लेकिन कॉस्ट हमें मिल गया, कॉस्ट इतना है भाई, जो प्रोडक्ट भेजा है उसका कॉस्ट इधर आ गया।
ठीक है। अभी कॉस्ट कॉस्ट बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में आगे चल के आपको इनवॉइस प्राइस भी आएगा। इनवॉइस प्राइस का मतलब है अबव कॉस्ट प्राइस, अबव कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। तब हम इधर क्या लेंगे, इनवॉइस प्राइस लेंगे, ठीक है। तो जो भी हो प्राइस वही आएगा, जर्नल एंट्री यही है कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी डाउट है मन में, मुझे पता है, आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस किधर रहता है, डेबिट साइड में। सिमिलर वाइज कंसाइनमेंट अकाउंट में भी डेबिट साइड में एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, वो खर्चा जो कंसाइनर लेता है, पैकेजिंग हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इंश्योरेंस हुआ, जो कंसाइनर खर्चा करेगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, अगर पैसे दिए नहीं अभी तक, या तो कैश में दिया तो टू कैश, या बैंक में दिया है तो टू बैंक। कैश और बैंक पता नहीं है तो कैश और बैंक भी लिख सकते हो। कैश है कि बैंक है पता नहीं तो कैश और बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। सो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। देन व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी, कैसे होता है जब मैं गुड्स भेजता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ गुड्स भेजने से पहले, गुड्स भेजने के दौरान, भेजने के बाद नहीं, गुड्स भेजने के दौरान या कैसे भी, मतलब बिफोर सेल, कंसाइनी ने सेल करने से पहले मुझे अगर कुछ पैसे दे दिए। अब ये कैसे होता है, मैं इतना गुड्स भेज रहा हूँ तो कुछ तो भाई पहले से तू पैसे दे दे तो एक एश्योरेंस रहता है, ठीक है, तो एडवांस में दे सकता है। तो जब एडवांस में दिया तो पैसे आए, एडवांस में दिया तो पैसे आए, तो पैसे आए, बट ये लाइबिलिटी हो गई। किसके लिए लाइबिलिटी हो गई, कंसाइनर के लिए हो गई, क्योंकि ये पैसा किसका एक्चुअली, किसका है एक्चुअली, कंसाइनी का। तो इन केस अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं हो, सारे गुड्स रिटर्न, जो कि होता नहीं है, बट अनलेस एंड अनटिल ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होता तब तक के लिए जो भी एडवांस आता है, एडवांसेस आर ऑलवेज, अगर मिला है तो वो लाइबिलिटी। सो कैश और बैंक क्योंकि आया है तो डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई क्योंकि उसको देना है कभी भी। समझ में आ गया, या तो देना है या तो नॉकअप करना है, कुछ भी। सो कैश और बैंक और बिल रिसीवेबल, बैंक और कैश और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो बिल में भी दे सकता हूँ, मुझे बिल ये करके दे देगा, ठीक है, मैं बिल ड्रॉ करूंगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है, मैं बिल ड्रॉ कर दूंगा, बोलूंगा कि भाई कंसाइनी एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे पूरा अमाउंट वो एडवांस में दे देगा ऐसा नहीं, कुछ पोर्शन में हाफ या पूरा भी दे दिया तो भी कोई बात नहीं। तो कितना देगा वो हम वो नहीं बता सकते, कितना भी दे सकते, ठीक है। ऑन रिसीव, अब इधर कंसाइनी, इधर कहीं भी कंसाइनमेंट अकाउंट हिट नहीं हुआ है, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑन अकाउंट सेल्स, अभी ये तो हो गया, एक तो आपने गुड्स भेज दिया पहले, फिर आपने जो खर्चा था वो खर्चा इनकर कर लिया, कुछ एडवांस अगर मिला है तो वो एडवांस का डाल लिया। अब आता है वो कुछ पीरियड के बाद आपको एक स्टेटमेंट देगा जिसका नाम है अकाउंट सेल्स। अब अकाउंट सेल्स में होता क्या है, पहले तो सेल्स प्रोसीड, कितना सेल किया वो बताएगा, ठीक है। तो सेल कितना किया तो एंट्री क्या आएगा। अब इधर देखो, इधर हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डाला था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स, क्योंकि कॉस्ट बताना था कितने कॉस्ट का वैल्यू या कितने वैल्यू ऑफ गुड्स, वो इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकता है या कॉस्ट भी हो सकता है, कितना का गुड्स मैंने भेजा। अब देखो इधर सेल बता रहा है, फॉर सेल प्रोसीड कंसाइनी अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बाय कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इसका मतलब अभी मैंने इसको डेबिट क्यों किया कंसाइनी को, क्योंकि उससे पैसा आने वाला है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर डेटर को सेल करता हूं तो क्या एंट्री में आता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि उससे पैसा आने वाला है, ठीक है। सिमिलर वाइज इससे पैसा आने वाला है इसलिए इसको डेबिट किया टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो बाय, क्योंकि ये सेल्स है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी आप लोग बार बार सोच रहे कि कंसाइनमेंट में क्यों डाल रहे हैं, ये इसलिए डाल रहे कि जब भी कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन होता है तो अकाउंटिंग एंट्री इसकी अलग से की जाती है क्योंकि इसका एक रिकॉर्ड मिले, ठीक है। अब रिकॉर्ड मिलने से मतलब क्या है, कितने का मैंने गुड्स भेजा, कितने का गुड्स सेल हुआ, ठीक है, कितना स्टॉक बचा, कितना मेरा खर्चा हुआ, कितना कंसाइनी का खर्चा हुआ, सब ऐड लेस करोगे तो आता है आपको प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट उठा के आप डालते हो फिर पीएनएल में, ठीक है, ये प्रॉफिट उठा के डालते हो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में,
ठीक है। अब आप डाउट आ रहा हो क्यों नहीं इसे हम नेचुरली ट्रेडिंग वगैरह में लिखते हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी ये कैसा रहता है, एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है। स्पेशल ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है कि भाई उसका एक मतलब हर ट्रेडर क्या चाहता है कि इसका यार मुझे प्रॉफिट कितना हुआ वो पता करने के लिए इसको अलग से रखते हैं। अलग से रखते हैं इन द सेंस कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं उसके लिए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें खर्चा भी आता है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में इनकम। तो सिमिलर है जैसे इसके डेबिट साइड में खर्चा है कंसाइनमेंट अकाउंट है, डेबिट साइड में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, वो कॉस्ट या वैल्यू ऑफ गुड्स पता चली वो इनवॉइस प्राइस पे भी बुक कर सकते हैं। फिर बुक किया हमने ये क्या बोलते हैं खर्चा इधर आ जाएगा डेबिट साइड में। अब मुझे इधर उधर बोलना पसंद नहीं है, डेबिट साइड में आएगा खर्चे, ठीक है। क्रेडिट साइड में आप देखो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्योंकि कंसाइनी से पैसा आने वाला है इसलिए डेबिट किया टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या है इसके क्रेडिट साइड में आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये है ऐसे अभी देखा जाएगा तो इसमें डायरेक्ट ही उठा के डाल रहे, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई सबसे पहले कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स फिर सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ऐसे नहीं कर रहे, ठीक है ना। पहले कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि डेटर है उसको उसने सेल किया बट उसको नहीं सेल हुआ ना, दूसरे को सेल किया, क्लियर। तो जब सेल होता है तो एंट्री क्या आती है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये है आपका सेल प्राइस, सेल वैल्यू जो कि आएगा क्रेडिट साइड में, इस कॉस्ट के सामने उसका सेल, समझ में आ रहा है। अभी फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, अभी जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनी लेगा, हमारे एग्जांपल में जो कि था बी, अगर जो भी एक्सपेंस बी वो क्यों बेयर करेगा, बेयर तो किसको करना है, बेयर किसको करना है ए को करना है, ठीक है। तो ए को बेयर करना है तो कंसाइनी क्या करेगा, वो बताएगा कि भाई ए मैंने इतना इतना खर्चा इस चीजों के लिए किया है, ठीक है। तो इतना इतना खर्चा इस चीजों के लिए किया है तो कंसाइनी को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो हो गया लाइबिलिटी, इसलिए कंसाइनी को कर दिया क्रेडिट। और कंसाइनमेंट में खर्चा बुक करना है इसको इसलिए कर दिया डेबिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, समझ में आ रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि अभी देखो खर्चा भी इधर आ गया और इसको देना का लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि इसमें तो डायरेक्ट ही उठा के डाल रहे, पीएनएल में तो ऐसा नहीं डालते, सबसे पहले लेजर होता है फिर उसका ट्रांजैक्शन फिर उसका बैलेंस उठा के डालते, इधर ऐसा नहीं है, ये वैसे ही डालेंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू खर्चा जो सेल किया वो बाई कंसाइनी, और जो एक्सपेंस है क्योंकि खर्चा है कंसाइनमेंट का खर्चा है, जब इनकम में से खर्चा लेस करूंगा तभी तो प्रॉफिट आएगा, तो इनकम क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड में सारे खर्चे लेस करूंगा ना मैं, समझ में आ रहा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, समझ में आ गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कितना पैसे से, हर वो पैसा जो बी ने इनकर किया है ऑन बिहाफ ऑफ ए, से फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, से फॉर ऑक्ट्राई ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, गोडाउन रेंट, डिलीवरी चार्जेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सारी चीजें जो भी क्वेश्चन में रहेगा। अभी फॉर कमीशन पेएबल टू कंसाइनी, अभी इतना सब हो गया तो कमीशन आएगा क्योंकि सेल किया है, इधर सेल किया है, सो कमीशन इस सेल प्राइस पे आएगा, ठीक है। ये जो सेल प्राइस आएगा इस पे आएगा, टोटल सेल पे कमीशन आता है, ठीक है। नेट ऑफ करके सारे खर्चे निकाल दो, प्रॉफिट पे कमीशन नहीं आता, टोटल सेल्स पर, टोटल सेल यानी इधर कंसाइनमेंट का सेल, उस पे कमीशन आता है, ठीक है। तो कमीशन का एंट्री क्या, अब ये कमीशन भी मेरे लिए कंसाइनर के लिए खर्चा है, क्योंकि मैं तो दे रहा हूँ कंसाइनी को, तो मेरे लिए खर्चा है, तो मैं भी इधर ही बुक करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी के नीचे अभी देखो दो चीजें आ गई, कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, उसके नीचे उसका एक्सपेंस और कमीशन, क्लियर यहाँ तक। देखो अभी समझो बैड डेट्स, कंसाइनी ने सेल किया बी या सी या डी को, किसी को भी किया है, क्रेडिट पे किया, बैड डेट कब आता है, जब क्रेडिट सेल होता है, कैश सेल होता है तो बैड डेट नहीं होता, क्योंकि कैश सेल में आपको कैश मिल चुका है।
बैड डेट कब आता है? जब क्रेडिट में, उधार में सेल होता है। तो सेल कौन करने वाला? कंजाइनी करने वाला। अब उसने सेल किया, अब वो हो गया बैड डेट। तो वहां पे दो चीजें आती। अगर मैंने डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट पेड, डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट पेड। अभी डेल क्रेडर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। इसका मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा, बट ये एंट्री देख लो अभी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, इधर इससे क्या पता चलता है? जो भी बैड डेट हुआ उसको क्या कर रहा हूँ मैं? एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूँ। क्यों? इधर मैंने इनकम ट्रीट किया था जब सेल किया था, अब इसमें से कुछ पैसा नहीं आने वाला है, तो मैं उसको क्या करूंगा? एक्सपेंस ट्रीट करूंगा। कब? जब डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट पेड। And if del creditor commission is paid, who pays del creditor commission? Consignor pays to consignee. This is sort of special commission which I'll teach in आगे चल के मैं पढ़ाने वाला इस पे डीपली, तो इसलिए अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। So when del creditor commission is paid, then there will be no entry in the books of consignor. Then there will be no entry in the books of consignor. ठीक है? Then if goods taken by consignee, कंसाइनी ने खुद के लिए ले लिया, पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो वो उससे क्या, उससे कुछ इशू नहीं होता। उससे क्या है? पर्सनल के लिए लो, तुम बेचो, ये मेरे लिए सेल ही है। किसके लिए? कंसाइनर के लिए। मैं क्या करूँगा? तुमसे कॉस्ट लूंगा, तो क्या एंट्री आएगा? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। वन टाइप ऑफ सेल ही हो गया, ठीक है। फॉर सेटलमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट बाय कंसाइनी। अभी देखो, उसने सेल किया, ठीक है, उसने सेल किया, उसने जो खर्चा किया वो चला गया। बी ने सेल किया, ठीक है, उसमें से उसका खर्चा गया, उसमें से उसका कमीशन गया, जो कुछ बैड डेट था वो गया, उसने पर्सनल के लिए यूज किया वगैरह सब नॉकअप करेंगे। तो जितना पैसा अभी देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा? कंसाइनी को देना पड़ेगा, कंसाइनर को। तो वो एंट्री है। जो भी लेन देन, वो एडवांस पहले दिया था वो सेटल किया, नॉकअप किया, तो कुछ बचता है, बचता ही है नॉर्मली, तो वो पैसा अब दे देगा। तो पैसा दे देगा, तो उससे पैसा आ रहा है, किसको आ रहा है? कंसाइनर को आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, किसी भी सोर्स में आ सकता है, टू कंसाइनी अकाउंट। एंड लास्ट वन, फॉर अनसोल्ड गुड्स लाइंग विद द कंसाइनी। ये इन्वेंट्री की बात करें, जो गुड्स बिका नहीं है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स जो इन्वेंट्री है वो किधर आती है? आपकी क्रेडिट साइड में। तो मैंने इसमें क्या बोलता है, आपको वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग ट्रीट करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कैसे आएगा? क्रेडिट साइड में। कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? तो एंट्री क्या आएगी? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब ये सब करने के बाद एडलेस करो, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालो। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे डालोगे? इन केस अगर प्रॉफिट आया, इफ प्रॉफिट, ठीक है, इफ प्रॉफिट इन कंसाइनमेंट, ये एडलेस करके अगर प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट आता है तो क्या होगा? प्रॉफिट का मतलब कि आपका क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड, तो बैलेंस का इसका ज्यादा रहेगा, तो बैलेंस इधर आएगा डेबिट साइड में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर लॉस है, और अगर लॉस है तो उल्टा कर दो, पीएनएल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो इधर ठीक से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट यही लिखा है, इफ प्रॉफिट इन कंसाइनमेंट में प्रॉफिट आ रहा है, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम आ रहा है, तो बैलेंस इस तरफ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
कंसाइनमेंट। इसका हम सम जब सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये है जर्नल एंट्रीज। और एक एंट्री है, इधर जगह नहीं है, और एक एंट्री है जो कि क्लोजर एंट्री उसको बोलते हैं। एक तो इधर क्लोजर कर दिया आपने, ठीक है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट की क्लोजिंग इधर हो गई है, और एक ये एक अकाउंट होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको आप ये इधर 9th है 10th इधर लिख लो, 10th, ठीक है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये क्यों, मैं इसका लॉजिक बताऊंगा आपको, तो ये आप कॉपी कर लो, ठीक है। फिर से गुड्स भेजा तो ये एंट्री, गुड्स कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एक्सपेंस इनकर किया कंसाइनर ने, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, और कैश और बैंक जो भी सोर्स में किया हो। अगर एडवांस रिसीव किया कंसाइनर ने कंसाइनी से, तो बैंक में आया तो बैंक, कैश में आया तो कैश, बिल रिसीवेबल में आया तो बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी। ऑन रिसिप्ट ऑफ अकाउंट सेल फॉर सेल प्रोसीड्स किया है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अगर एक्सपेंस इनकर किया है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। फॉर कमीशन पेएबल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। फॉर बैड डेट, जो भी है ये वही है जो समझा दिया, फिर से रिपीट करके कुछ ये नहीं है। तो ये आपके 10 एंट्रीज क्लियर, ओके, देख लो। या अब ये जो लिखा है या इधर जो लिखा है, मैं उस पर कॉन्सेप्चुअल थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है। मिटा दूँ, चलो वो आइडिया के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेंट on 1st July 2016 to weigh goods costing rupees 50,000 and spent 1,000 on packing, ठीक है। 50,000 का goods costing rupees 50,000 were sent by X to weigh on 1st of July 2016 and spent rupees 1,000 on packaging etc. On 3rd of July 2016, Way received the goods and sent his acceptance to X for rupees 30,000. अभी on 3rd of July वे को जो goods भेजा था X ने वो मिला, ठीक है। तो वे received the goods and sent his acceptance to X for rupees 30,000। तो उसको goods मिल गया और वे ने क्या किया, एडवांस में 30,000 का एक्सेप्टेंस भेज दिया। तो हुआ क्या था, X ने, ठीक है, X ने गुड्स के साथ हो सकता है कि बिल ड्रॉ करके भेजा हो और वे ने एक्सेप्ट किया हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। सो जो भी बिल ड्रॉ किया होगा एक्स ने, वो वे को मिला, गुड्स के साथ मिला होगा, और 30,000 उसने एक्सेप्ट करी। तो अभी तक ट्रांजैक्शन क्या देखा, गुड्स भेजा एक्स ने 1 जुलाई को 50,000 का, और पैकेजिंग इनकर किया किसने, एक्स ने,
1000 का, 3 जुलाई को वे को गुड्स मिला और उसने एक बिल एक्सेप्ट किया है, किसने, वे ने, ठीक है, 30,000 का। ये क्या है, एडवांस में, मतलब उसने बिल एक्सेप्ट करके भेज दिया है। जो एडवांस की बात कर रहा था कि कभी कभी एडवांस देते हैं कंजाइनी कंजाइनर को, और पेएबल एट 3 मंथ्स। अभी वे स्पेंड 2000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज। कार्टेज की बात की थी मैंने कि भाई जहाँ से पोर्ट और वगैरह एरिया से वो अपने गोडाउन तक लेके जा सके, ठीक है, स्मॉल फ्रेट जैसे बोल सकते हैं। तो वे स्पेंड ₹2000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस, ठीक है। ऑन 31st December 2016 he sent his account sales along with the amount due to X, showing that 4/5 of the goods has been sold for ₹55,000. अभी वे is entitled to a commission of 10%. One of the customer turned insolvent and could not pay 600 due for him. Show the necessary journal entries in the books of consignor. Also prepare ledger account. तो हमें कंजाइनर के बुक्स में जर्नल भी मानना है और लेजर भी प्रिपेयर करना है। और देखो इधर बोला है एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है, बट यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला है कि डेल क्रेडर कमीशन पे किया है क्या करके। उसने बस सिंपली ये बोला वे इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। अभी डेल क्रेडर क्या है, नॉर्मल कमीशन क्या है, वो हम इस सम के बाद पढ़ने वाले। तो इधर टेंशन मतलब, इधर उसने डेल क्रेडर मेंशन नहीं किया, ये नॉर्मल कमीशन की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री मानना है एज वेल एज लेजर बनाना है, ओके। तो लेजर हमारा बनेगा क्या इसमें, एक काम करते हैं, हम पहले जर्नल एंट्री मार लेते हैं फिर लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स ही है ना कंजाइनर, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेट। अभी क्या हो रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले आप पहले जाके जर्नल एंट्रीज को याद कर लोगे, ठीक है। अभी आपको शायद से रटना भी पड़े, जर्नल एंट्रीज कर लो, क्योंकि क्लैरिटी धीरे धीरे इधर आ जाएगी द मोमेंट हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। अभी जब जर्नल एंट्रीज पढ़ोगे तो कुछ क्लैरिटी आई होगी, कुछ समझाते टाइम, ठीक है, और क्लैरिटी आएगी। एक ही साथ स्टार्टिंग में क्लैरिटी नहीं आएगी, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 जुलाई 2016 को गुड्स भेजा, गुड्स भेजा तो क्या एंट्री आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट इधर वे को किया है, तो कंसाइनमेंट इधर देखो वे को किया है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट टू, इसको थोड़ा मैं ज्यादा और बड़ा कर दूं तो अच्छा है, LF, डेबिट, क्रेडिट, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट, ठीक है, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट। अभी आप बोल रहे हैं वे क्या है, ये सिंपल वो कंसाइनमेंट का नाम है। रीजन बिहाइंड दैट उधर बहुत लोगों का कंसाइनमेंट रहता है, तो कंसाइनमेंट के आगे नाम डाल देंगे तो उनको इजी हो जाता है। आप अगर बुक्स में नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट इट्स बेटर कि आप नाम डाल के चलो। तो कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इतना दूर दूर लिखूंगा तो उधर मैं कर सकता हूँ,
नरेशन क्या, बीइंग, हमेशा याद रखना जब जर्नल मार रहे हो तो नरेशन देना ही है। ये अगर नहीं भी करे बोर्ड पे या समझाता है नहीं भी बताए तो भी आपको डिफ़ॉल्ट याद रखना है कि जब जर्नल मार रहे हो मेन आंसर में तो नरेशन देना है, ठीक है। तो बीइंग गुड्स कंसाइंड, ठीक है। बताओ अमाउंट क्या आएगा, 50,000 का 50,000, ठीक है ना। फिर सेकंड क्या है, 1,000 स्पेंट ऑन पैकेजिंग। तो पहला तो जब गुड्स सेंड होता है फिर क्या खर्चा इनकर होता है, कौन इनकर करता है, कंसाइनर। इस केस में कौन है, एक्स। सो कब, सेम डेट पे 1 जुलाई 2016 कंसाइनमेंट टू वे इनकर किया तो क्या आएगा, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू खर्चा, खर्चा तो कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है ना। कितना अमाउंट, 1000, कितना अमाउंट, 1000, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया। अब आते हैं एडवांसेस, जो आते हैं एडवांसेस मिलते हैं। तो 3 जुलाई 2016, तो देखो पहले तो जो गुड्स कंसाइन होता है उसकी एंट्री आ गई, फिर जो खर्चा कंसाइनर इनकर करता है उसकी एंट्री भी आ गई। फिर तीसरा क्या देखा था, अगर कुछ एडवांस आता है तो एडवांस तो आया किसके रूप में, बिल रिसीवेबल के रूप में, किससे, कंसाइनी से। तो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि वे एक्सेप्टेड द बिल फॉर 30,000। इधर मैंने नरेशन नहीं दिया, क्या है, बीइंग पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बीइंग पैकेजिंग एक्सपेंसेस। इधर क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट, ठीक है, बीइंग एडवांसेस रिसीव्ड, बीइंग एडवांसेस रिसीव्ड। समझ में आया, ठीक है। अब एडवांस आ गया, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो क्या होगा, इसके बाद डायरेक्ट सेल का वगैरह, वो कैसे पता चलेगा, जब अकाउंट सेल मिलेगा। तो अकाउंट सेल कब मिल रहा है, अकाउंट सेल हमें मिल रहा है 31 दिसंबर 2016 पे, ठीक है, 31 दिसंबर 2016 पे। तो अभी इसमें देखो, इसमें उसने बोला है कि वे स्पेंड ₹2,000 एंड फ्रेट एंड कार्टेज एंड 500 एंड गो डाउन रेंट, 300 एंड इंश्योरेंस। ये सब कब पता चलता है आपको, ये सब आपको पता चलता है जब आपको अकाउंट सेल का स्टेटमेंट मिलता है। वो कब मिल रहा है, 31 दिसंबर 2016 पे। तो ये सारे आपके जो खर्चा इनकर हुआ है कंसाइनी का, वो सेल्स, कमीशन, ये सब कौन से तारीख पे आएगा, 31 दिसंबर 2016, जिस डेट पे आपको अकाउंट सेल का मिल रहा है। तो मैं कंसाइनर, मुझे अकाउंट सेल मिला, उस दिन मैं बैठ के एंट्री मार, मेरे बुक्स एंट्री कौन से तारीख, 31 दिसंबर को एंट्री मारूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, ओके। अब मैं 31 दिसंबर को एंट्री मारूंगा। इधर बोल रहा है कि बिल है कितने महीने का, 3 महीने का, कितने महीने का, 3 महीने का। यहां से 3 महीने पकड़ो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ग्रेस पीरियड 3 दिन ऐड करो, 4, 5, 6। तो 6 अक्टूबर का जो बिल मैं एज्यूम करके चलूंगा कि भाई ये रियलाइज हो चुका है, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं होता तो वो बोलता कि जो बिल भेजा है वो डिसऑनर हुआ है, कुछ नहीं बोला मतलब रियलाइज हुआ है, तो उसका भी एंट्री मारना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये तो इसमें नहीं लिखा है, बट ये बाय डिफॉल्ट है कि भाई बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है और आपका ये ट्रांजैक्शन फॉल हो रहा है तो आपका एंट्री मारना ही है, ठीक है। जर्नल का मतलब क्या है, 6 अक्टूबर 2016
बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना? 30,000। क्या एंट्री आएगा? बीइंग नरेशन, बीइंग बिल हॉनर्ड। क्लियर? बीइंग बिल हॉनर्ड। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो कि भाई 31 दिसंबर को उसका अकाउंट सेल आया along with the amount due to X, showing that 4/5 of goods has been sold for rupees 55,000. 4/5 of goods has been sold for rupees 55,000. तो हमने देखा ये 3 एंट्री के बाद क्या एंट्री आती है? आपकी सेल की एंट्री आती है अकाउंट सेल मिलने के बाद। तो देखो कौन से तारीख पे मारूंगा? 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 पे सेल की एंट्री मारूंगा। एंट्री क्या आएगी? एंट्री क्या आएगी? वे अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, वे अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट। ठीक है, इधर देखो उसने 450 बोला है, उसको ध्यान में रखना, अभी नहीं, आगे चल के कैलकुलेट करेंगे। तो वे अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, बीइंग 4/5 of goods consigned sold, being 4/5 of goods consigned sold, कितने में? 55,000 में। कितने में? 55,000 में, 55,000 में। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। कौन से डेट पे? 31 के डेट पे। ठीक है, 31 के डेट पे एंट्री क्या मारोगे? एक तो आपका सेल प्रोसीड बुक कर दिया, आप क्या करोगे? कंसाइनी का खर्चा बुक करूंगा। ओके ना, कंसाइनी का खर्चा बुक करोगे तो क्या एंट्री आएगी? कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट। ठीक है, टू वे अकाउंट। अभी इसमें आप बीइंग एक्सपेंस incurred by वे, मतलब कंसाइनी, अमाउंट कितना? अमाउंट पूरा ऐड करो। 2000 फ्रेट का, कार्टेज का, 500 गोडाउन रेंट का और 300 इंश्योरेंस का। टोटल करोगे तो कितना आएगा? 2800। तो 2800 समझ में आ रहा है? ठीक है, 2800। नेक्स्ट 31 को ही आप कमीशन भी दोगे, ये नॉर्मल कमीशन है। ठीक है, कमीशन दोगे तो कमीशन का भी एंट्री क्या आएगा? सेम, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट। ठीक है, बीइंग कमीशन टू वे। अब कमीशन निकालना है। कमीशन किस पे निकालोगे? 55,000 पे। अभी मैं इधर वर्किंग बना रहा हूँ, बट ये आपको अलग से लिखना है। ठीक है, वर्किंग नोट में लिखना। किधर बनाऊं मैं फिर? ये देख लो लिखते वक्त, फिर इसको याद रख के वर्किंग नोट पे बनाना। ठीक है, कैसे? $55,000 इंटू 55,000, या रुको एक सेकंड रुको,
इसको इधर ही कर देते हैं। 55,000 इंटू 55,000 का सेल किया ना, इंटू कितना परसेंट कमीशन है, कमीशन इज 10%, 10%, तो कितना आया 5,500, 5,500, ठीक है। नरेशन बीइंग कमीशन पेएबल, ये पे नहीं है, पेएबल है, बीइंग कमीशन पेएबल या कमीशन टू वे भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये 3 हो गया, जिसमें कंसाइनमेंट का सेल हो गया, एक्सपेंस हो गया और कमीशन हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, अब बोल रहा है कि भाई वन ऑफ द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम। बताओ मुझे, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन में नहीं पे करूंगा, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे करता, ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी आपकी कंसाइनमेंट, क्योंकि पैसा कस्टमर से नहीं मिल रहा, मतलब वो क्या हो गया, बैड डेट, बैड डेट मतलब खर्चा। तो आंख बंद करो और कंसाइनमेंट अकाउंट खोलो, कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में जाएगा आपका बैड डेट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट नहीं, टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है, टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट। क्यों वे अकाउंट, क्यों, क्योंकि वे से अभी तक पैसा ही नहीं आया मुझे, तो मैं वे को क्रेडिट करूंगा, वे को डेबिट करूंगा, बैलेंस अमाउंट ही वे मुझे देने वाला है, ठीक है। बीइंग बैड डेट, ठीक है, बीइंग बैड डेट कितना 600, ओके 600, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, यहाँ तक तो हो गया। अब जो क्वेश्चन में ये सारे हो गए, आप जाके जर्नल में देखो, उसमें भी पहला सेल एंट्री आ चुका है, फिर कंसाइनर का खर्चा एंट्री आ चुका है, फिर एडवांस एंट्री आ चुका है, फिर उसका रियलाइजेशन का एंट्री भी डाल दिया है, फिर उसके बाद सेल का एंट्री आ चुका है, एक्सपेंस का एंट्री आ चुका है, कमीशन का एंट्री आ चुका है, कुछ बैड डेट हुआ तो उसकी एंट्री आ चुकी है। अब इसने पर्सनल के लिए तो कुछ यूज नहीं किया तो वो एंट्री नहीं आएगी। अब आता है हमारा स्टॉक का एंट्री। स्टॉक का एंट्री, स्टॉक में क्या बोला था, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे, सो कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट। अभी यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूँ, यहाँ पे हम ठीक है एक वर्किंग नोट बनाते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का वैल्यू कितना आएगा उस पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एक काम करो, अभी अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है। ये मिटाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू कैसे डिराइव हुआ, ओके। अमाउंट कितना आएगा 10,600, 10,600, ठीक है। वर्किंग नोट 10,600, एंट्री नरेशन क्या दोगे, बीइंग नरेशन क्या आएगा बताओ, बीइंग गुड्स विद वे या बीइंग गुड्स अनसोल्ड विद वे, ठीक है। अब आपका स्टॉक भी आ गया है, अब क्या निकालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे। प्रॉफिट एंड लॉस, तो
इसी डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालोगे। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट है कि लॉस है इसमें? चलो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखते हैं। जहाँ जहाँ कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट हुआ है उसको पकड़ोगे नेगेटिव, और जहाँ कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको पकड़ोगे पॉजिटिव। तो आओ देखो, पहला कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट हुआ है तो -50,000, ठीक है। फिर कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट फिर से डेबिट हुआ है तो -1,000, कितना हो गया? -51,000। फिर इधर तो नहीं है कुछ भी, इधर भी नहीं है, और एक सेकंड रुको, ठीक है, एक सेकंड रुको। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले ना, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले ये सेटल तो करेगा। मैंने स्टॉक बाद में डाल दिया, इससे पहले ये एंट्री आएगी, ये एंट्री इससे पहले आएगी, ठीक है। किसकी एंट्री है ये एंट्री है सेटल की एंट्री। कौन सेटल कर रहा है? वे। किसको कर रहा है? एक्स को। जो भी मतलब अभी लेन देन हुआ है उसमें से सेटल तो करेगा, ठीक है। देखो अभी ये सब करते हो तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, जब हम इसका लेजर बुक करेंगे तब और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, सब एक साथ नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। पहले जर्नल देखा, जर्नल में कैसे एंट्री बुक किया वो देख रहे हैं, उसके बाद हम जब लेजर पोस्टिंग चालू करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो एंट्री क्या आएगी? पैसे देना है कि लेना है वो पहले पता करते हैं। तो पैसे देना है कि लेना है, ओके। देखो टोटल पैसा कितना देना है वो कैसा पता चलता है? सेल से। वे को कितना देना है? 55,000 देना है एक्स को। 55,000 का वे ने सेल किया, ओके। तो वो 55,000 मतलब कंजाइनी ने सेल किया 55,000 का, तो कंजाइनर को देना पड़ेगा, बराबर। अब वो 55,000 में से 30,000 ऑलरेडी वे ने क्या किया? एडवांस में बिल रिसीवेबल दे दिया था, जो कि रियलाइज भी हो गया, तो -30,000 कर दो। बचा कितना? 25,000 देना है अभी। 25,000 में भी देखो वे ने कुछ खर्चा ऑन बिहाफ ऑफ कंजाइनर किया था, वो भी माइनस करो। -5,000 इधर है, -2,800, ओके। फिर कंजाइनी को कमीशन भी देना है, कंजाइनर देगा कंजाइनी को कमीशन, तो वहाँ भी आप 5,500 लेस करो, ठीक है। और बैड डेट वो भी लेस करो, तो आता है 1,600 रुपये, 16,100 रुपये। अब ये समझ में नहीं आएगा आपको, मुझे पता है, तो करना क्या है इसमें बताता हूँ मैं। देखो जो भी डेबिट है वो है इनकम, किसके लिए? कंजाइनर के लिए। डेबिट यानी डेबिट अगर वे को किया है, यानी कंजाइनी को अगर डेबिट किया है तो वो हो गया मेरे लिए इनकम। और जहाँ जहाँ कंजाइनी को मैंने क्रेडिट किया है उसको इसमें से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, जहाँ भी कंजाइनी क्रेडिट होगा वो आपको नेगेटिव में लेना है। किस में लेना है? नेगेटिव में। तो देखो पहले में कंजाइनी है क्या? वे है? नहीं। दूसरे में नहीं है, तीसरे में है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट, तो -30,000, क्योंकि इधर क्रेडिट में, मैंने क्या बोला, क्रेडिट में रहा तो नेगेटिव में लेना और डेबिट में रहा तो पॉजिटिव में लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे वे है? नहीं है। यहाँ पे वे है, डेबिट है, देखो वे अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इधर पॉजिटिव में 55,000 ले लूंगा, ओके। फिर यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वे क्रेडिट में मतलब नेगेटिव में लेना है, 2,800 माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे भी कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू वे है, यहाँ पे भी क्रेडिट में मतलब माइनस करूँगा 5,500। फिर माइनस यहाँ पे भी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वे है, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू वे सिर्फ वे, तो वे यहाँ पे 600 फिर से क्रेडिट हुआ, यहाँ पे भी 600 लेस कर दूंगा, तो बचा कितना? 16,100। ये अभी भी किससे आने वाला है? वे से आने वाला है। किससे आने वाला है? वे से आने वाला है, ठीक है। तो इसका एंट्री मारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट being
बैलेंस अमाउंट रिसीव, बीइंग बैलेंस अमाउंट रिसीव, ठीक है। ओके ठीक है, ये इसके स्टॉक के पहले एंट्री मार देना, फिर स्टॉक की एंट्री आएगी। अब आपकी एंट्री आएगी प्रॉफिट और लॉस की, प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे निकालोगे आप लोग, सी अभी इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट पहले आप लिखो, इतना तो समझो, आगे की जिम्मेदारी मेरी, टेंशन मत, ठीक है। सो 31 दिसंबर 2016 में प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। मैंने इसमें क्या बोला आपको, जहाँ पे भी आपका कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा है उसको आप पकड़ोगे नेगेटिव में, और जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रहा है उसको आप पकड़ोगे पॉजिटिव में, ठीक है। तो पहले में डेबिट हो रहा है -50,000, फिर दूसरे में डेबिट हो रहा है -1,000, ये देखो कंसाइनमेंट टू वे डेबिट हो रहा है, फिर तीसरे में तो इधर नहीं है, चौथे में नहीं है, पांचवे में क्या हो रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू वे क्रेडिट हो रहा है, तो इसको क्या पकड़ूंगा मैं, पॉजिटिव पकड़ूंगा, ठीक है, पॉजिटिव पकड़ूंगा। उसके बाद क्या, डेबिट हो रहा है तो माइनस पकड़ूंगा, माइनस करूंगा, फिर से डेबिट हो रहा है माइनस करूंगा, फिर से डेबिट हो रहा है माइनस करूंगा, अब जाके क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे, तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा 10,600, तो क्या आता है 5,700, तो 5,700 क्योंकि नेक्स्ट एंट्री तो वे के साथ है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है 5,700। और जब प्रॉफिट आता है तो एंट्री क्या आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 5,700, ओके 5,700। अब और एक एंट्री बची है, और वर्किंग नोट में ये स्टॉक का कैसे आया वो भी बताना है, ठीक है। तो इतना देख लो पहले, बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री 31/12/2016, ठीक है। कौन सी एंट्री आएगी, मैंने बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में जो एंट्री मारा है ना आपने, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हाँ उसका क्लोजर का एंट्री। तो तभी क्या किया था, क्रेडिट किया था, आप क्या करोगे, डेबिट, कंसाइनमेंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, being balance transfer to trading account। कितना अमाउंट, 50,000, ठीक है 50,000। अब ये क्यों किया ये मैं बताऊंगा, रुको, ठीक है।
वर्किंग नोट। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे डिराइव हुआ, ठीक है। पहला, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया, ठीक है। पहला, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट कितना है, देखो 4/5 ऑफ गुड्स सेल कर दिया, मतलब 1/5 ऑफ गुड्स सेल नहीं हुआ है, करेक्ट। तो 1/5, तो 1/5 इंटू कितने का बेचा था, 50,000 का, कितना आया, 10,000। मैंने आपको बताया था कि जब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालोगे तो आपका जो कंजाइनर ने जो खर्चा किया वो, एज वेल एज कंजाइनी ने जो खर्चा किया, कहाँ तक का, गोडाउन तक पहुंचने तक का, वो भी पकड़ना है। तो प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनर, कैसे निकालोगे, कंजाइनर ने खर्चा किया था 1,000 रुपए, 1,000 कितने के लिए किया था, 1,000 किया था, तो इसका भी कितना 1/5 निकालो, क्योंकि 1/5 सेल नहीं हुआ तो 1/5 का कॉस्ट भी हम बाकी में नहीं पकड़ेंगे, इसमें पकड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आया 200, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनी वो कैसे निकालोगे, देखो कौन सा खर्चा इनकर किया था इसने खर्चा किया 500 फॉर गोडाउन, 300 फॉर इंश्योरेंस एंड 2,000 फॉर फ्रेट एंड कार्टेज, 2,000 फॉर फ्रेट एंड कार्टेज। इसका मतलब क्या है, जो गोडाउन और इंश्योरेंस है वो गोडाउन में गुड्स लाने के बाद गोडाउन का रेंट और गोडाउन में जो गुड्स रखा था उसका इंश्योरेंस है, तो उनको हम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। हम किसको पकड़ेंगे, सिर्फ फ्रेट और कार्टेज को पकड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया जहां तक गुड्स गोडाउन तक लाया वहां तक का ही खर्चा कंजाइनी का स्टॉक में ऐड होगा, ठीक है। तो 2,000 इंटू 1/5 कितना 400, कितना आता है 10,600, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक का वर्किंग देख लो।